Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Thermal property of part 2, चैप्टर नंबर आपका 11 का बी पार्ट। इस चैप्टर में हम लोग को देखना है हीट ट्रांसमिशन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि हीट और टेम्परेचर क्या होता है। तो अब देखेंगे कि हीट कितने टाइप से ट्रांसफर होता है और कितने और कैसे कैसे ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले देखिए कि मैंने आपको बताया हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। तो हीट का जो फ्लो है, अगर वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस की तरफ जाता है तो उसको हीट ट्रांसमिशन कहा जाता है। और यहाँ पे 3 तरीके बताए गए हैं। फर्स्ट है आपका कन्वेंशन, कंडक्शन और रेडिएशन। 3 टाइप है। फर्स्ट देखेंगे हम कंडक्शन का प्रोसेस क्या होता है। इस टाइप के मोड में हीट का ट्रांसफर जो है वो सॉलिड के वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास में कोई सॉलिड मटेरियल है, उस सॉलिड मटेरियल में अगर आप एक अदर सॉलिड मटेरियल को रखते हैं और इसको आप किसी सोर्स से गर्म करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है कि उस सॉलिड मटेरियल जो है इसका ये वाला पार्ट लोअर एरिया जो है वो गर्म होता है और वो अपने हीट को यहाँ पे इस दूसरे वाले सॉलिड मटेरियल को ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ पे जो हीट का ट्रांसमिशन है वो एवरी मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस धीरे धीरे होता रहता है मतलब कि यहाँ का जो नीचे का जो मॉलिक्यूल है ऊपर के मॉलिक्यूल को हीट देगा, फिर वो अपने ऊपर वाले हीट को मॉलिक्यूल को हीट देता है। इस तरीके से सारे सॉलिड के मॉलिक्यूल जो है वो गर्म हो जाते हैं। तो इस टाइप के ट्रांसफर को हम कंडक्शन का प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि सारे जो सॉलिड होते हैं या मेटल वो सब इसी मेथड के थ्रू हीट होते हैं। मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो कि नॉर्मल जो कि लिक्विड स्टेट में भी पाया जाता है, तो उसको भी कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू गर्म किया जाता है। जब हम किसी सॉलिड के मटेरियल को गर्म करते हैं तो उसके एटम और उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेटरी मोशन करते हैं और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसफर हो जाते हैं। और धीरे धीरे उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इंक्रीज होने लगती है। और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उनके बीच का जो फोर्स है वो भी ज्यादा होने लगता है और वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है उस सॉलिड की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के। जितना ज्यादा हम टेम्परेचर देते जाएंगे उतनी ज्यादा उस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह से कंडक्टर का अगर एक साइड गर्म होता है तो धीरे धीरे उसका दूसरा साइड भी अपने आप गर्म हो जाता है। तो सॉलिड मटेरियल में जो हीट का ट्रांसफर होता है हम उसको कहेंगे कंडक्शन का प्रोसेस। और ये सारे सॉलिड मटेरियल को तब तक गर्म करेगा जब तक कि उस मटेरियल का ऑल टू ऑल मॉलिक्यूल गर्म नहीं हो जाता। इसके अलावा इस टाइप के ट्रांसफर में हमको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। विदाउट मीडियम हीट का ट्रांसफर कंडक्शन के प्रोसेस के थ्रू नहीं हो सकता। इसके बाद देखेंगे गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर ऑफ हीट और नॉन कंडक्टर ऑफ इंसुलेटर। इसका मतलब क्या होगा? हीट का गुड कंडक्टर होने का मतलब ये हुआ कि वो सब्सटेंस जो कि इजिली गर्म हो जाता है, जिसमें से इजिली हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसको गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहेंगे। यूजुअली सारे मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर। बैड कंडक्टर ऑफ हीट में क्या होगा कि वो ऑब्जेक्ट जिसमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, हीट का ट्रांसफर इजिली नहीं होता है या फिर उसमें हीट का ट्रांसफर होता ही नहीं है, उसको कहते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे कि ग्लास या फिर वुड। नेक्स्ट है नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। वो सब्सटेंस जो हीट को अपनी बॉडी में से अलाउ ही नहीं करते हैं उनको कहा जाता है नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर। इस टाइप के मटेरियल में हीट ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस नहीं होता है तो उसको हम इंसुलेटर भी कह सकते हैं। इसके बाद देखते हैं वेरिएबल एंड स्टेडी स्टेट ऑफ
ट्रांसफर ऑफ हीट। तो वेरिएबल का मतलब क्या हो सकता है, और स्टेडी का मतलब कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, जब हम किसी मेटल के रॉड को एक साइड से गर्म करते हैं तो वो एक साइड गर्म होता है और धीरे धीरे उसका जो दूसरा साइड है वो भी गर्म होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे जो कंडक्शन का प्रोसेस हो रहा है कि यहाँ से आप गर्म करेंगे तो धीरे धीरे पूरे पार्ट को गर्म कर देता है। तो इस प्रोसेस में हीट, वो जो ऑब्जेक्ट है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे सारे पार्ट को वो गर्म कर देता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो वेरिएबल स्टेट में कहा जाएगा, क्योंकि जो रॉड होता है वो सारे टेम्परेचर को, ये सारे हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस स्टेट को वेरिएबल स्टेट कहा जाएगा। मतलब कि वेरिएबल स्टेट में रॉड या फिर कंडक्टर अपने हर पार्ट में हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद देखते हैं स्टेडी स्टेट किसे कहा जाता है। वो स्टेट जहाँ पे अगर किसी रॉड को या किसी सॉलिड मटेरियल को टेम्परेचर दिया जाएगा तो वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको इसी में एक्सप्लेन करती हूँ। मान लीजिए ये आपके पास में एक रॉड है, इसको सबसे पहले आप यहाँ से गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो ये वाला एरिया आपका गर्म रहेगा और इधर बाकी का जो एरिया रहता है वो ठंडा रहता है। धीरे धीरे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा और जैसे जैसे हीट बढ़ते जाता है आप देखेंगे कि उसका एक पार्ट ज्यादा गर्म होता है, एक पार्ट कम गर्म होता है और एक पार्ट बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है। तो वो स्टेट जहाँ पे हर पार्ट हीट को एब्जॉर्ब तो करता है लेकिन उसके हर पार्ट पे जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है, उसको वेरिएबल स्टेट कहेंगे। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये गर्म होने के बाद में बहुत ज्यादा जब गर्म हो जाएगा तो उसके बाद ये आगे गर्म नहीं हो सकता है। तो वो स्टेट जहाँ पे वो उसका जो हीट है वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके आगे वो बिल्कुल भी हीट नहीं ले पाता है, उसको स्टेडी स्टेट ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। तो इसके बाद इसका डिफरेंस दिया है वेरिएबल स्टेट और स्टेडी स्टेट में, इसको आप देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लो ऑफ हीट इन स्टेडी स्टेट। जब हीट फ्लो करता है तो उसके रास्ते में कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं या फिर उसके हीट को इफेक्ट करते हैं। तो स्टेडी स्टेट में जब हीट का अमाउंट या फिर हीट की बात करें, किसी रॉड को हम देते हैं तो वो रॉड आपका धीरे धीरे गर्म होता है और उसमें वो जो रॉड गर्म होता है उसमें जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, इसी रॉड का जितना ज्यादा आप एरिया लेते हैं उतना ही ज्यादा हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। सेकंड पॉइंट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एंड। किसी रॉड को जैसे आप गर्म करते हैं, अगर उसका एक साइड गर्म हो रहा है तो ऑब्वियसली उसका जो दूसरा साइड होता है वो ठंडा रहता है, क्योंकि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है वो भी हीट के दिए गए हीट के अकॉर्डिंग ही आता है। जितना हीट आप उसको प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही उसका हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कंडक्ट करेगा। थर्ड पॉइंट देखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, जैसे जैसे हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है टाइम भी बढ़ता जाता है। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे वो ऑब्जेक्ट जो है, वो जो रॉड है वो आपका गर्म होता जाता है। एंड लास्ट पॉइंट है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड ऑफ रॉड। ये देखिए यहाँ पे रॉड का दो एंड दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों का लेंथ यहाँ पे लिया है स्मॉल एल। अगर इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है तो ये जो हीट का ट्रांसफॉर्मेशन है वो कम होगा। और क्योंकि हमने वहां पर एक पर्टिकुलर एक फिक्स टेम्परेचर उसको गिवन किया हुआ है, तो जितना ज्यादा आप उसको टेम्परेचर देंगे उतना ही ज्यादा वो गर्म होगा। मान लीजिए हमने उसको थोड़ा सा टेम्परेचर दिया हुआ है और उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, तो वो जो टेम्परेचर है या फिर वो जो हीट है वो उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग कम पड़ जाता है।
इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका हीट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि अगर हीट ज्यादा है तो लेंथ कम होगी और लेंथ कम होगी तो हीट ज्यादा हो जाता है। यहाँ पे इक्वेशन, चारों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, चारों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पे इक्वेशन आएगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस, टाइम और डिस्टेंस बिटवीन टू एंड ऑफ द रॉड। ठीक है, फिर यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी लगाते हैं कैपिटल के, जो कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसके प्लेस पर अगर 1 रखते हैं तो इसकी वैल्यू जो है वो आएगी Q इज इक्वल टू A T1 T2 स्मॉल t अपॉन स्मॉल l। कुछ डेफिनेशन है यहाँ पे, जैसे कि थर्मल रेजिस्टेंस, आइसोथर्मल सरफेस या टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो सबसे फर्स्ट है आपका थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल का मतलब होता है हीट, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्ट करना या फिर रोकना। आपको पता होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस किसी सर्किट में अप्लाई करते हैं तो वहां पर करंट फ्लो होता है, ठीक है, जिसको रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कहा जाता है। तो वैसे ही द रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, दोनों के बीच का जो रेशियो होता है उसको थर्मल रेजिस्टेंस कहा जाएगा। टेम्परेचर डिफरेंस एंड हीट, दोनों के बीच के रेशियो को यहाँ पे थर्मल रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसके बाद देखिए थर्मल रेजिस्टिविटी, द रेसिप्रोकल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के रेसिप्रोकल को थर्मल रेजिस्टिविटी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे 1 के बताया गया है। आइसोथर्मल सरफेस, स्टेडी स्टेट ऑफ टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर के स्टेडी स्टेट की बात करें, वो स्टेट जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है, उसको स्टेडी स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो उस कंडक्टर के डिफरेंट डिफरेंट हर पॉइंट पे सेम टेम्परेचर होता है। ठीक है, अगर किसी रॉड के अलग अलग, ये आपके पास में रॉड है, इस रॉड के हर पार्ट पे, हर डिफरेंट पार्ट का जो टेम्परेचर है अगर वो सेम होता है तो उसको आइसोथर्मल सरफेस कहा जाएगा। मतलब कि ऐसा सरफेस जहाँ पे हीट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो सारे पॉइंट पे सेम टू सेम होता है, उसी को आइसोथर्मल सरफेस कहते हैं। थर्ड है आपका, सॉरी फोर्थ है आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। हाँ, स्टेडी स्टेट ऑफ टेम्परेचर में देखेंगे दो डिफरेंट डिफरेंट, हम आइसोथर्मल सरफेस की अगर बात करें तो दो अलग अलग आइसोथर्मल सरफेस का जो टेम्परेचर होगा वो भी अलग अलग होता है। ठीक है, और अगर किसी मूविंग फॉर्म में अगर रॉड की बात करें, इन मूविंग फॉर्म द एंड ऑफ हाई टेम्परेचर टू द एंड ऑफ लो टेम्परेचर, अगर हीट का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद द डिस्टेंस बिटवीन टू आइसोथर्मल सरफेस, दो आइसोथर्मल सरफेस के बीच का जो डिस्टेंस है और रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर को टेम्परेचर ग्रेडियंट कहेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो डेल एक्स लिखा है ये है दो आइसोथर्मल सरफेस के बीच का डिस्टेंस, और रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, एक टेम्परेचर हो गया आपका टी माइनस डेल टी और दूसरा टेम्परेचर हो गया आपका टी। तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा माइनस डेल टी अपॉन डेल एक्स। तो ये अपन लिख लेगा पोटेंशियल, सॉरी, टेम्परेचर ग्रेडियंट का फॉर्मूला।
तो देखिए कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेकंड वाला, ब्लैंकेट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड एंड सेम प्रोटेक्ट आइस फ्रॉम मेल्टिंग। ठीक है, ये वाला हो गया आपका। वुलन क्लोथ्स आर वोर इन विंटर। फोर्थ वाला, व्हेन हॉट टी इज poured इन अ टम्बलर। फाइव वाला, एस्किमो, विंडो ऑफ डबल ग्लास। कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो एग्जाम्पल है, ये सॉरी एप्लीकेशन है थर्मल कंडक्टिविटी के, उसको देखिए। जैसे कि पहले क्या लिखा है कि जिस तरह से ब्लैंकेट हमको ठंड से बचाता है, उस तरह से वो बर्फ को पिघलने से भी बचाता है। ठीक है, किस तरह से बचाता है, जैसे कि हम लोग जब ब्लैंकेट को ओढ़ते हैं तो ब्लैंकेट जो है वो मोटा होता है, और उसके जो ब्लैंकेट का जो एरिया होता है या फिर उसका जो मटेरियल होता है, उसके जो फाइबर्स होते हैं वो ऐसे बने होते हैं कि वहाँ पे एयर फील होता है। ठीक है, ये मानिए आपके पास में ब्लैंकेट है और ब्लैंकेट का ये जो एरिया इस तरह से बना हुआ है, वहाँ पे बीच बीच में गैप जो होता है वहाँ पे एयर फिल होता है, और एयर हीट का बैड कंडक्टर है, मतलब कि वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता है। तो वैसे ही जैसे जैसे ही हम ब्लैंकेट को ओढ़ते हैं, वो हमारे बॉडी में बाहर के ठंडी हवा को एंटर नहीं करने देता है, और नहीं हमारी बॉडी की हीट को बाहर की ओर आने देता है। तो वैसे ही अगर हम आइस को ब्लैंकेट से कवर अप करेंगे, तो बाहर का जो हीट होगा वो उस आइस तक नहीं पहुंच पाता है और उसको मेल्ट होने से बचाता है। इसके बाद देखिए, वूलन क्लोथ्स आर वोर इन विंटर। ठंडी के मौसम में, विंटर में के मौसम में उनके कपड़े क्यों पहनने चाहिए? ठीक है, तो जैसे कि फर्स्ट वाला अभी देखा हमने, सेकंड वाला सेम एज है। जो वुल के कपड़े होते हैं, उनके कपड़े होते हैं, उनके फाइबर के बीच में एयर फिल होता है, और एयर बैड कंडक्टर होता है हीट का, जो हमारे बॉडी को ठंड से बचाता है। इसलिए ठंड के मौसम में गर्म कपड़े या ऊन के कपड़े पहनने चाहिए। उसके बाद देखिए, एस्किमोज लिव इन हाउस मेड ऑफ डबल वॉल ऑफ आइस। ठीक है, जो एस्किमोज होते हैं वो बर्फ के बने हुए घर में रहते हैं, डबल आइस के घर में रहते हैं। कैसे? डबल वॉल ऑफ आइस, अगर ये दो ठो वॉल है यहाँ पे, मान लीजिए दोनों वॉल के बीच में हवा भरी होती है। जो वॉल बना हुआ है ये आइस का वॉल होता है, और दोनों के बीच में हवा भरी हुई होती है। ठीक है, और हवा जो है वो बैड कंडक्टर होती है इसकी। तो जैसे ही यहाँ पर हीट या फिर कोई भी गर्म चीज आती है, तो वो उसको एंटर करने से या फिर वहां पे आने से बचा लेती है, और यहाँ पे के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं वो बहुत टाइम तक ठंड से बचे रहते हैं, क्योंकि ये जो एयर होता है, जब एयर उसके कांटेक्ट में आता है तो जो इसकी डबल वॉल होती है वो उसको बचा लेती है, गर्म होने से बचा लेती है। तो ये जो मैंने प्रोसेस बताया कंडक्शन का था, कंडक्शन के प्रोसेस और उसके एग्जाम्पल के बारे में पढ़े, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कन्वेक्शन क्या होता है। ठीक है, कन्वेक्शन में जो लिक्विड होता है, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है।
उसके बाद में थर्ड देखेंगे अपन रेडिएशन, तो वो भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।